नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की इस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा मनोहर सरकार में बिना खर्चे बिना पर्ची के प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां ये दी जा रही हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक सदस्य के सीईटी को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में सीईटी को लेकर पूरी जानकारी दी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार समाज हित में निरंतर काम कर रही है। सरकार का ध्येय पारदर्शिता के साथ नागरिकों के लिए बनाई गई हर योजना का लाभ धरातल तक पहुंचाना है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बढ़ते हुए नागरिकों के जीवन स्तर में सुखद बदलाव लाना है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी भर्तियों में पहले बहुत लंबा समय लगता था, पदों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी और पदों की श्रेणियां भी अधिक बनती थी। इसलिए इस प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए सरकार ने ग्रुप सी और डी भर्ती के लिए नई नीति बनाई गई है। हरियाणा विधानसभा के चल रहे मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा लगाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नई नीति के तहत ग्रुप डी पदों का एक कैडर बनाया और परीक्षा ली जाएगी। यदि उम्मीदवार चयनित होने के कुछ समय बाद अपना विभाग बदलना भी चाहते हैं तो वो वरिष्ठता के आधार पर बदल सकते हैं। तो एक सैद्धांतिक विषय को लेकर के हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी पर चर्चा की जा सकती है। उस पॉलिसी के बारे में अगर ये कहना हो तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट की सर्विसेज यानी सिलेक्शंस, ये सिलेक्शन बहुत लंबा समय लेती रही है। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से पोस्टें सैंक्शन होती हैं भर्ती के लिए, फिर रिक्वेशन या तो लेट जाती है, एजुकेशन जाती है तो वहां का प्रोसेस इतना लंबा है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट इतनी ज्यादा है। यानी अगर ग्रुप सी की मैं कहूं तो हजारों पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट तो अलग है, यानी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इतनी लंबी है। तो प्रावधान अगर ये रखा जाए कि हर कैटेगरी के लिए अलग से एग्जाम होगा, चाहे 10 पोस्ट है तब भी लाखों लोगों ने अप्लाई करना है, और चाहे 500 है तब भी करेंगे, 5000 है तब भी लाखों करेंगे। उसी में से एक रास्ता ही निकाला कि हम थोड़ा इसको स्पीड अप करें, तो नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप डी जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें, उनका एक कैडर बना दिया जाए, और एक कैडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, मानो पीएन है तो पीएन यहां भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, क्योंकि एक ही कैडर जब बन गया है तो उसने काम यहां भी करना वहां भी करना, अपने चॉइस से भी जा सकता है। सीनियोरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसा सीनियोरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमेंट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अभी ग्रुप सी में ये हम काम कर नहीं पाए हैं, और मैं आपको अपनी मंशा बताना चाहता हूं कि हम ग्रुप सी में भी इसको, क्योंकि बहुत विभाग हैं, सब विभागों के अपने रूल्स एंड बने हुए हैं, सर्विस रूल्स, तो सर्विस रूल्स में छोटे छोटे अंतर को डाल करके, और एक भर्ती संभव होती नहीं थी, इसी में से ये चीजें आगे ग्रुप सी में एक जो हमने कार्यक्रम शुरू किया उसके अंदर कुछ सुविधा कर ली है, लेकिन कुछ और आगे चलकर करेंगे ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी पदों के लिए भी हर विभाग के अलग अलग सर्विस रूल्स थे, जिसकी वजह से ग्रुप सी पदों पर भर्ती हेतु एक परीक्षा लेना संभव नहीं था। नई नीति के तहत सीईटी परीक्षा के लिए ग्रुप सी पदों की लगभग 35,000 पदों को विज्ञापित किया गया है। राज्य सरकार ने एक सामान्य पात्रता परीक्षा ली। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 11,22,232 थी। 3,59,146 ने सीईटी स्तर 1 पास किया
उन्होंने कहा कि सभी पदों के लिए एक जैसी शैक्षणिक योग्यता को आधार मानते हुए 64 कैटेगरी बनाई गई है और हर ग्रुप की एक अलग परीक्षा होगी। जैसे अभी ग्रुप सी में हमने सारे जितने भी प्रकार की रिक्वेशन थी लगभग 35,000 के आसपास, उन सब का एक ही जो एडवर्टाइजमेंट की उसके अंदर जो कुल एप्लीकेशन आई है 11 लाख के लगभग, मैं एग्जैक्ट नंबर बताता हूं उसका, 11,22,000 लोगों ने अप्लाई किया है और उसके बाद 3,59,000 ने सीईटी फेज 1 क्वालिफाई किया है। अब 3,59,000 के बदले में भी 501 यानी टाइप्स ऑफ पोस्ट ये है। अब 501 एग्जाम लेने से आगे, क्योंकि उसमें सबके रूल्स, सर्विस रूल्स अलग अलग होने के कारण से उनको अलग अलग एग्जाम लेने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, लेकिन अगेन उन 3,59,000 को अगर वो करेंगे तो वो सालों साल लगते हैं। फिर उसके ये आया कि समान क्वालिफिकेशन होने के नाते जो जो ग्रुपिंग की जा सकती है उनका ग्रुप बनाया जाए। तो जैसे आपने ठीक कहा कि ये 64 ग्रुप ऐसे बने हैं और इन ग्रुप्स के एक ग्रुप का एक बार एग्जाम, आपने तो ये कहा कि 64 ग्रुप का इकट्ठा एग्जाम लिया जा रहा है, इकट्ठा नहीं लिया जा रहा, 64 एग्जाम होंगे एक एक ग्रुप के नाते जिनकी क्वालिफिकेशन सेम है। मानो किसी की डिप्लोमा इन इंजीनियर है तो डिप्लोमा इंजीनियर वो सब इकट्ठे होंगे, सर्विस रूल के सबको पता, तो 64 एग्जाम अलग अलग होंगे। ये अलग बात है कि उसमें पहले एग्जाम हमने वो यानी हमारी जो कमीशन है उन्होंने तय किया कि जिनमें संख्या ज्यादा है वो 56 और 57 दो ग्रुप ऐसे थे जिनमें संख्या ज्यादा थी, ताकि उनके एग्जाम पहले ले ली जाए, बाकी कम संख्या रह जाएगी उस हिसाब से चलेंगे। तो उसके अंदर एक रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन का विषय आया है अलग से, वो चूंकि सब जुडिस है इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कोर्ट में गया हुआ, कोर्ट जैसा फैसला करेगा उसके ऊपर हम निर्णय कमीशन ले लेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विभागों में पद कम या ज्यादा हैं, इसलिए पारदर्शी और योग्य उम्मीदवार का चयन करने हेतु सीईटी परीक्षा एक पास करने वाले उम्मीदवारों में से 4 गुना उम्मीदवारों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप 56 और 57 की अभी परीक्षा हुई है, जिसमें प्रश्नों के रिपीट होने का भी एक मामला सामने आया है। वर्तमान में मामला न्यायालय में है। 4 गुना का एक विषय आया है। 4 गुना इसलिए कि देखिए उसके बाद भी पोस्टें कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इसलिए हर एक पोस्ट के लिए अलग से सारी संख्या को बुलाना उसकी बजाय, कहीं मान लो 25 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो जो एक क्वालिफाई करके सीईटी 1 आया है इसका मतलब उनकी भी एक मेरिट बनी है, और जब मेरिट बनी है तो 25 की जगह 100 लोगों का टेस्ट लेकर के उस 100 में भी अगर व्यक्ति नहीं आता है तो कमीशन का मानना है कि उसके बाद वाले आने की संभावना नहीं है। 100 में से 25 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, 75 में से बाकी जगह किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो वो 4 गुना में आएगा तो वो सिलेक्ट होगा, इसलिए 4 गुना का रखा है। ठीक है, इसका विरोध हुआ है, हम इसका इसके बाद सरकार विचार करेगी कि हमने इसको कैसे लेना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि सरकार ने उन उम्मीदवारों को आयु में छूट दी है जिन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी कुछ विज्ञापनों के लिए आवेदन किया था, जिन्हें बाद में प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिया गया था। उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदवारों को सीईटी परीक्षा में आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी, उनके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 30 अप्रैल 2023 को निर्णय लिया कि जो उम्मीदवार सीईटी स्तर 1 परीक्षा में पात्र थे लेकिन अब अधिक उम्र के हो गए हैं, उन्हें स्तर 2 के लिए अंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। एक रिलैक्सेशन है, जो लोग किसी पहले की एडवर्टाइजमेंट में जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट सीईटी के कारण से विड्रॉ की गई, अब उसके कारण से वो ओवरेज हो गए हैं तो उनको रिलैक्सेशन दी है, ताकि उनको उसी दिन की एज मानी जाएगी जिस उन्होंने पहले ही एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया था। इसके अलावा यदि पिछली परीक्षाओं के रद्द होने के कारण कोई उम्मीदवार हरियाणा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 52 पार कर चुका है तो उसे भी अंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि वो चयनित हो जाते हैं तो उस संदर्भ में सरकार निर्णय लेगी।
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा परिवार पहचान पत्र पर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं को लाभार्थियों के घर द्वार पर पहुंचाना है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की आम जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए मनोहर सरकार अच्छी नीयत और नीति के साथ काम कर रही है। सरकार की कई योजनाओं में से परिवार पहचान पत्र एक बेहतरीन कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हरियाणा के आम लोगों को सभी योजनाओं का लाभ बड़ी आसानी से पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा में परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से पीपीपी का सिद्धांत लिया गया है। जिन सूचनाओं को आधार का डेटा सत्यापित नहीं करता, पीपीपी में उन सभी सूचनाओं का समावेश किया गया है। आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के एकीकरण में 6 साल से अधिक का समय लगा। परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और अन्य सेवाओं के लाभार्थी के द्वार पर पहुंचाना है। यह आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालांकि इसकी प्रदायगी में ये आधार से कई गुना अधिक जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनिक पहचान की जानकारी होती है, जबकि पीपीपी में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। आधार पहचान के अलावा किसी भी डेटा को सत्यापित नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर आधार में जन्म तिथि सत्यापित नहीं होती। दूसरी ओर पीपीपी में उपलब्ध प्रत्येक जानकारी फील्ड को विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। ये पीपीपी को लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान करने में सक्षम बनाता है, जबकि आधार लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम नहीं है, बल्कि दोहराव को ही समाप्त कर सकता है। आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के साथ एकीकरण करने में 6 साल से अधिक के समय लगा, जबकि पीपीपी बीच में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद 2 साल में तैयार कर लिया गया। आधार के समान पीपीपी को भी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और मुद्दों को दूर करने के लिए सुधार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इन परिस्थितियों में हरियाणा ने देश के हर राज्य को आधार लाभों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है। पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सरकारी एजेंसी द्वारा अलग से निरीक्षण या सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने या प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करने या किसी सरकारी कार्यालय जाए बिना लाभार्थी को उसके घर द्वार पर सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करना है। पिछले वर्ष में सक्रिय प्रदायगी के लिए कई योजनाओं और सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र में एक परिवार के सभी व्यक्तियों के डाटा तत्वों का संकलन होता है, जो योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित है। प्रत्येक डाटा फील्ड को अनुकूलित और परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। प्रत्येक परिवार का डाटा परिवार के एक वयस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित स्वघोषणा के आधार पर एकत्र किया जाता है और फिर अलग से सत्यापित किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि पीपीपी को भी सुधार प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। पीपीपी के जरिए परिवारों का डेटा इकट्ठा किया गया है। आवेदक को अब मोबाइल के जरिए अपना पहचान प्रमाणित करनी होती है। इसके लिए कई मुद्दों का समाधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पीपीपी के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई दस्तावेज नहीं देने पड़ते हैं। वहीं ओपीएस श्रेणी का बीपीएल में विलय किया गया है। बीपीएल के लोगों को पीजीएस के तहत पीपीपी के जरिए योजना का लाभ दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अयोग्य आबादी को बाहर करने से लाभ हुआ है। पीपीपी के जरिए अपात्र लोगों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि कई बार बीपीएल को लेकर सर्वेक्षण करा गया है, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। परिवार पहचान संख्या से कई योजनाओं और सेवाओं के लिए शपथ पत्र या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदक को पहले एक आवेदन के साथ एक हल्फनामा जमा करना पड़ता था, जिसे नंबरदार, पटवारी, कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जाता था और उसके बाद भौतिक पद्धति में तहसील द्वारा जारी किया जाता था और इसमें महीनों लगते थे। अप्रैल 2022 में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से
अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों को सक्रिय रूप से जारी करने की शुरुआत के बाद आवेदक को ऑनलाइन ढंग से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है और उसके बाद एससी प्रमाण पत्र प्रिंट करना होता है। योजना शुरू होने के बाद 25 अगस्त 2023 तक 6.96 लाख से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार जुलाई 2022 में सेवा के शुभारंभ के बाद से 4.69 लाख से अधिक BCA और BCB प्रमाण पत्र सक्रिय रूप से जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान आवेदक छात्र को केवल अपना PPN प्रदान करना होगा, जिसके बाद SC, BCA, BCB स्थिति स्वचालित रूप से सत्यापित हो जाती है। सभी कॉलेजों में प्रवेश जुलाई 2022 में शुरू किया गया था और चालू शैक्षणिक वर्ष में से सभी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, ITI और पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए सुविधा प्रदान की गई है। गरीबी रेखा से नीचे BPL के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत सब्सिडी वाले राशन का लाभ, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि जैसी जन कल्याण योजनाओं का विस्तार परिवार पहचान पत्र के कार्यान्वयन के कारण संभव हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। PPP में सामाजिक आर्थिक जानकारी होती है। CM ने कहा कि PPP का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कार्यालय जाए बिना लाभ देना है। प्रत्येक डेटा को सत्यापित किया जाता है। PPP को 2 साल में तैयार कर लिया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि वेरिफिकेशन में 59 से 70 आयु वर्ग के सभी लोगों की पहचान की जा रही है। यह प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। 25 अगस्त तक 1,03,828 लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन दी गई है। चालू शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 में PPP डाटा के आधार पर निजी स्कूल, सरकारी स्कूलों में 3,52,000 नए प्रवेश किए गए हैं। अब तक कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर RTI में प्रवेश के लिए PPP के जरिए 1 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभ को सक्रिय रूप से परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। सत्यापन प्रक्रिया से 59 से 70 साल की आयु के सभी लोगों की पहचान की जा रही है। उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जो पिछली प्रक्रिया में छूट गए थे और भत्ता शुरू करने के लिए उनकी सहमति ली जा रही है। यह प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। 2014 के बाद से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या नीचे दी गई तालिका। अप्रैल 14 13,50,000, अप्रैल 15,66,703, अप्रैल 22 17,50,039, अप्रैल 23 17,85,375 और अगस्त 23 18,10,925। 25 अगस्त 2023 तक 1,03,000 लाभार्थियों को सक्रिय पद्धति से प्रोएक्टिव दृष्टि से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त हुआ है और हाल ही में अन्य 90,000 लाभार्थियों का डाटा सहमति लेने के लिए परिवार पहचान पत्र द्वारा सेवा विभाग को भेज दिया गया है। सक्रिय स्कीम की शुरुआत के बाद से गलत सत्यापन के कारण सहमति से इनकार करने वालों की संख्या 18,871 है, जो कुल का केवल 10.1% है। हरियाणा की मनोहर सरकार न सिर्फ जनता के लिए कई लाभकारी योजना बना रही है, बल्कि हरियाणा की मनोहर सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के आम जनता तक पहुंच सके, जिससे प्रदेश और प्रदेशवासियों का समुचित विकास हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो प्राकृतिक खेती के तरीके पर्यावरण के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं और साथ ही इससे कम प्रदूषण, मिट्टी का न्यूनतम क्षरण और कम बिजली उपयोग इसमें शामिल हैं। इसी के साथ कीटनाशकों के उपयोग को हटाने के आसपास पक्षियों और जानवरों के साथ साथ खेती के पास रहने वाले लोगों के लिए भी ये लाभदायक होता है। प्राकृतिक खेती के तरीके पर्यावरण के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं।
और में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य था कि प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो, और अब यह लक्ष्य पूरा हो चुका है। तो चलिए ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला बड़ा राज्य बना है हरियाणा। 29 लाख घरों में ये नल से जल पहुंचा है और 29 लाख घरों में जो ये योजना है वो साकार हुई है। 29 लाख घरों में नल से जल पहुंचा है और 29 लाख घरों में ये सुविधा पहुंची है। हर घर नल से पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का जो टारगेट है हरियाणा सरकार का वो पूरा हुआ है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशुधन बीमा योजना हरियाणा प्रदेश में कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है ए, 29 जुलाई 2016। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं नरेश जांगड़ा कैथल से। नरेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज की मुलाकात का, और आज की मुलाकात में हम हर दिन नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हैं हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर गोपाल गोयल, जो कि जींद से सीएमओ के पद पर काबिज है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये एक स्कीम शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, MMIY बोलते हैं इसको। इसके तहत हरियाणा के सभी नागरिकों को सभी सरकारी संस्थाओं में सर्जिकल पैकेज के तहत मुफ्त सर्जरी की जाती हैं। फ्री जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जैसे एक्सरे है, ECG है, और जहाँ पर उपलब्ध वहाँ अल्ट्रासाउंड भी। इसके अलावा ज़्यादातर ब्लड टेस्ट वो भी फ्री किए जाते हैं। सारे इंडोर सर्विसेज फ्री हैं, सारी OPD सर्विसेज फ्री हैं, और ड्रग जो भी दवाई मरीज को है सब फ्री में दी जाती हैं। इसके अलावा रेफरल ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की सुविधाएं भी कुछ शर्तों के साथ लगभग फ्री है, और दांतों का इलाज भी फ्री में किया जाता है। तो इसके तहत सरकार एक धनराशि हर एक डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध कराती है, जिसके तहत हम उसी धनराशि से सामान खरीद कर, दवाइयाँ खरीद कर प्रत्येक अस्पताल में देते हैं। तो इसी के तहत हमें पिछले साल 2,75,00,000 रुपए डिस्ट्रिक्ट जींद में मिले थे, और इस साल अभी तक 50 लाख रुपए भी आ चुके हैं, और ये धनराशि सिर्फ MMY स्कीम के तहत खर्च की जाती है। तो इसका लोग काफी फायदा उठा। देखिए, इससे लोगों को बहुत फायदा है। जो गरीब, पिछड़े और कमजोर तबका है, उनको दवाइयाँ, इलाज सब कुछ फ्री में मिलता है। हालांकि इसमें कोई इनकम लिमिट नहीं है, कोई अगर अमीर आता है हम उसको भी दवाई, एक्सरे, ECG सब उसका फ्री में होता है। तो ये सब हरियाणा के सभी नागरिकों के लिए एक तरह से ये बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार द्वारा दी जा रही है कि सभी को मुफ्त इलाज, एक इसका नाम भी मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना है। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का, और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सक्षम युवा योजना कब शुरू की थी। ए, 1 अप्रैल 2019, बी, 3 अप्रैल 2018, सी, 1 अप्रैल 2017, डी, 4 अप्रैल 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।